तो इस प्रकार आइए हमारे सवाल का आंसर आ गया। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी ऐसे व्युत्क्रम वाले सवाल आए तो आपको नीचे वाली जो संख्या थी उसका केवल एलसीएम ढूंढना है, और जिसमें हमने ढूंढा कि 3 और 5 हमारे ऑप्शन में थे, तो यही सवाल का हमारा आंसर था। इस प्रकार हम सवाल को कर सकते हैं। जरा अगले सवाल को देखें आप सभी। लिखा है किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार, चित्र इसमें दिया नहीं है लेकिन लिखा गया है, यदि शिक्षा तथा खर्च का अंतर कितना है 4000 है तो परिवार की कुल आय कितनी होगी। तो चित्र की जगह अपने डाटा को नीचे लिखा गया है। जैसे लिखा है शिक्षा में कितना 25%, मकान पर 20%, यात्रा पर 15%, भोजन पर 20% और बचत पर 20%। ये सब डाटा दे रखा है। अब इसने कहा है कि कुल आय कितनी है, इसका मतलब 100% की वैल्यू चाहिए हमें, कितनी आएगी। तो ये पता करना था। किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार बताया, तो शिक्षा का तथा खर्च का अंतर दे रखा है। किसका? शिक्षा का और खर्च का। तो शिक्षा कहाँ है? शिक्षा कितनी है 25%, और खर्च कितना है? अगर खर्च को लगाएं तो जरा मकान पर और यात्रा, भोजन, टोटल बचत इतनी है हमारे पास, टोटल ये दे रखी है बचत 20%, और शिक्षा पर इतना है, और मकान पर कितना है 20%, और यात्रा पर इतना, तो भोजन पर इतना, तो बचत है ये हमारे टोटल 25, 20, 15 और 20। तो ये सवाल पूरा चित्र बना हुआ नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बचा हुआ है यात्रा के लिए, तो टोटल हमारे पास अगर 20% है बचत, तो बच्ची कुछ हमारे पास क्या है? खर्च होगा। अगर लेकिन यहाँ चित्र नहीं दिया है इस सवाल को, लेकिन मैंने माना कि जो आपके पास जो खर्च है, खर्च लिखा हुआ होना चाहिए, वो कितना है कि 15% है। लिखा है कि यात्रा पर खर्च कितना है, यात्रा पर कितना है 15%। ये तो यात्रा पर खर्च कितना है 15%, और शिक्षा पर खर्च कितना है, ये शिक्षा का है और ये यात्रा का। और हमने देखा कि इनका जो अंतर है वो कितना है 10% है। इस 10% की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी कितनी 4000। अगर मैं यहाँ से 100% की वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ से मैं काटूँ ना तो डायरेक्ट अगर 100% की वैल्यू निकालनी तो एक जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा, तब ये 100% होंगे। तो एक जीरो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो 4000 के पीछे एक और जीरो लगा दें तो कितनी होगी 40,000। तो हमारी जो उसकी टोटल जो इनकम होगी वो कितनी होगी, कुल आय वो 40,000 होगी। तो इस सवाल का आंसर भी कितना होगा 40,000 होगा। तो मैंने यहाँ पर इस चित्र के अकॉर्डिंग आया था, जो चित्र बनाया हुआ नहीं है लेकिन यहाँ डाटा लिख दिया गया जिससे कि आप सवाल को समझ सकें। तो अगला सवाल आपका ये है कि एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों को विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य कितना है 100 है, तो कितना एक कंपनी, लेकिन पूंजी कितनी है 25 लाख। 25 लाख का मतलब 25 के पीछे कितने जीरो 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक। और कितना से अंकित मूल्य कितना है 100 है, तो कंपनी द्वारा शेयरों की संख्या निकालनी, तो अंकित मूल्य का सीधे सीधे भाग लगाते हैं आप, 2 जीरो से 2 जीरो, तो बचा कितना 25,000। तो जो हमारे पास शेयरों की संख्या होगी वो कितनी होगी 25,000 होगी। ये सवाल का क्या होगा आंसर होगा। ये तो आसान सवाल था जो कि एग्जाम में आया था। अगला सवाल है आपका, ताश की 52 पत्ते की गड्डी में एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है। मैंने कहा था ये आज की जो क्लास है केवल एक शॉर्ट मेथड से इजी रूप में कैसे सवाल को कर सकते हैं उसकी क्लास है। तो ताश की 52 पत्ते, तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता होगी पत्ता हुक्म का हो या फिर इक्का हो। तो जरा हम जानते हैं कि हुक्म के टोटल पत्ते कितने होते हैं गड्डी में 13, इक्का टोटल कितने होते हैं 4, लेकिन एक तो हुक्म का भी इक्का होता है, तो 3 बचे हमारे पास। टोटल की पूरी गड्डी में इक्का कितने होते हैं 4 होंगे। उन 4 में से एक इक्का तो हुक्म में आ गया, टोटल 13 पत्ते थे वो तो हमने यहाँ लिख दिए। बचे कितने इक्के 3, तो 3 ही आ गए। तो 13 और 3 कितने होते हैं 16, और टोटल पत्ते कितने हैं गड्डी में कितने 52। तो 52 जो टोटल वैल्यू है वो हमेशा नीचे लिखी आती है। तो जरा काट लें इसे, तो 4 से काटे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 3 12, तो आंसर कितना आ गया 4/13। ये सवाल का आंसर रहेगा। तो ये एग्जाम में सवाल आया था, प्रायिकता का, हाई स्कूल का सवाल है, एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल ये है आपकी स्क्रीन पर, चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कृमित एक्स वाई A बराबर B बराबर वैल्यू, और मैंने चित्र बना दिया इधर, अलग अलग वैल्यू दे रखी है। जब भी चक्रीय चतुर्भुज का एक सवाल आता ही आता है एग्जाम में, तो एग्जाम में एक सवाल आ ही रहा है, तो और हमेशा चक्रीय चतुर्भुज में जो भी आपके सम्मुख कोण दे रखे हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो इस जो चतुर्भुज है उस आमने सामने के कोणों का जो योग हो वो कितना होगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि A + C बराबर कितने 180 डिग्री।
180 डिग्री, और बी प्लस डी बराबर भी कितने होंगे 180 डिग्री। जरा हमने उठाया किसी एक, दोनों को उठा लें आप, तो मैंने उठा लिया 4x बी प्लस डी को उठाया था 4y प्लस 20 बराबर कितने 180 डिग्री। ये 180 डिग्री थी, 20 उधर ले जाएं तो 4x प्लस 4y बराबर कितने 160 हो जाएंगे। यहाँ से अगर मैं 4 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएंगे 4x प्लस के वाई बराबर है 160 के। तो 4 से 160 कट जाएंगे, 4 चक 16 40 बार। तो इसका मतलब है x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 40 है। x प्लस वाई जोड़कर कितने आएंगे 40 आएंगे। आप a प्लस सी को भी उठा सकते हैं और पता कर सकते हैं। अब जरा मुझे इतना पता चल गया कि जो दोनों एंगल हैं x और y, उनको अगर मैं जोड़ दूँ तो कितने आएंगे 40। तो इसमें यही पता करना है हमें सवाल के अंदर x और y हैं कौन कौन से। तो जरा जिनको जोड़कर अगर 40 आ रहे वही सवाल का आंसर है हमारा। तो ये आसान बन गया है ना। तो यही हमें अप्रोच लगानी है पेपर में कि सवाल करना कैसे है। तो जरा देखना 40 और 35 तो 75 होते ज़्यादा हो रहे हैं, 15 और 25 40 होते हैं, ये सवाल का आंसर है हमारा। अगला चेक कर सकते हैं 15 और 35 कितने होते हैं, इस 15 और 35 50 होते हैं, ये सवाल का आंसर नहीं हो सकता। 15 और 10 कितने होते हैं 25 होते हैं, ये सवाल का आंसर नहीं हो सकता। तो सवाल का आंसर है कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार हम एग्जाम में सवाल को कर सकते हैं, आधा सवाल करके ही पता कर सकते हैं आंसर क्या हो सकता है। ये हमारी आज का मेथड है कि अप्रोच लगाते कैसे हैं, शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं सवाल। लिखा है अगला सवाल, x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। 25, 26, 27 तथा 23, 27, 26, 24, 27, 26, 25, 25, इनमें से ये पता करना है बहुलक है कौन सा आंकड़ों में से। तो बहुलक का मतलब है जो नंबर अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं या फिर मूड कहते हैं। अब जरा देखना, तो बहुलक आंकड़ों का बहुलक कितना 27, तो 27 25 देखा आपने 1, 2 और 3 बार आ रहा है। अगर 27 देखा 1 बार, 2 बार और 3 बार, और ऑलरेडी उसने कहा बहुलक कितना, निम्न आंकड़ों का बहुलक कितना है 27 है। तो x के मान भी कितना 27, तो बड़ा कौन सा वैल्यू 27 है। तो सवाल का आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा 27 ही रहेगा। तो इस सवाल का आंसर कितना है 27। तो ये सवाल इस प्रकार हम बहुलक को पता कर सकते हैं। तो जो अधिक बार आता है वही उसका बहुलक होता है। तो x के किस मान के लिए, तो वो 27 के लिए 27 रहे तो वो 27 ही होगा। सवाल नंबर अगला इस प्रकार है, x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर -3 है। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर होंगे कितने के। अगर ऐसे सवाल कभी भी एग्जाम में आए तो पहले आप x प्लस वाई प्लस जेड करके चेक करें कि 0 आ रहा है या नहीं है। अगर 0 आ गया तो उस सवाल का आंसर ये इक्वेशन के अनुसार 0 ही रहेगा। जैसे कि मैंने जोड़ के देखा था 2 + 1 + -3, 2 और 1 कितने होते हैं 3 - 3, तो 3 से 3 कटेगा, क्या 0 आ रहा है। इस सवाल का आंसर भी कितना रहेगा 0 है। इस सवाल को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो लगा के देख सकते हैं, 2 यहाँ लगाएं, 1 लगाएं, -3 लगाएं, तो आंसर 0 ही आना है। तो ऐसी इक्वेशन में क्या आता है कि सवाल का आंसर 0 आता है। क्योंकि 3x x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy जो है बराबर 0, क्योंकि बराबर 3xy हो जाएंगे। तो ऐसी इक्वेशन में जब भी आप पहले जोड़ कर देखें, चेक करें 0 आ रहा है तो आंसर भी कितना आएगा 0 ही आएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये है, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षण का माध्य 4.5 है और शेष का 3.5 है, तो प्रेक्षण का सर्वेक्षण का माध्य कितना होगा। माध्य का मतलब होता है कि हमारे पास टोटल जो नंबर है ऊपर वाले तो उनका योग होना चाहिए और नीचे कितनी संख्या कितनी है टोटल, तो कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो पहले तो ऊपर का पता करें योग, तो योग निकालते कैसे हैं कि मल्टीप्लाई करके जो माध्य दे रखा है। तो टोटल कितनी है हमारे पास प्रेक्षण 40, तो नीचे आएंगे 40 प्रेक्षण है। आगे 10 प्रेक्षण का माध्य कितना है 4.5 है, तो इसका मतलब योग निकालना होगा तो 10 गुणा 4.5 हो जाएंगे। प्लस अगली बात करें शेष कितने बचे 40 में 10 तो ये हो गए, तो बचे कितने हमारे पास 30, तो 30 का गुणा अब कितने में करेंगे 3.5 में, और इसे सॉल्व कर लें तो सवाल का आंसर आ जाएगा। तो 10 का पॉइंट से 0 कर जाएंगे, इस पॉइंट से ये 0 कर जाएगा, तो 45 से कम 45 होते हैं। ठीक 45 थी 105 होते हैं और बट्टे 105 हैं 40, 105 और 45 को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 150। एक 150 में जब 40 का भाग लाएं 0 से 0 कट के 4 3 12 होते हैं, बचे हमारे पास कितने 3 और 4 7 28, तो 37 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट समथिंग कितना है 3.7।
तो 3.7 इस सवाल का आंसर होगा। आगे 5 भी आएंगे। तो इस प्रकार हम सवालों कर सकते हैं एग्जाम में। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए करना क्या है। माध्य जब भी हमें योग निकालना हो तो माध्य और संख्या में गुणा कर देंगे तो योग निकल आएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 17वां ये है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन को अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा था मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, चाहे वो बेलन है चाहे वो शंकु है, जो भी। तो पहले तो क्या चाहिए हमें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का? तो हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टीएस चाहिए। किसका चाहिए? टीएस बेलन का। तो फॉर्मूला होता है 2πr और r प्लस के एच। ये फॉर्मूला होता है टीएस किसका? ये बेलन का। अब फॉर्मूले का 14 सेंटीमीटर कोर कितनी है? एक ठोस घन था, ये मान लो एक घन है जिसकी जो कोर है, ये किनारा जो है वो कितनी है हमारे पास? 14 सेंटीमीटर है। अगर ये 14 सेंटीमीटर किनारा है तो अधिकतम आयतन में एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस लंबवृत्तीय बेलन जो काट रहे हैं हम, तो बेलन की तो ये तो इतनी रहेगी लंबाई। इसकी लंबाई मतलब एच की जो वैल्यू है वो तो 14 है। तो अगर रेडियस निकाली हुई तो इसकी आधी हो जाएगी। तो आर बराबर कितने हो जाएंगे हमारे पास? 7। ये दोनों वैल्यू जो है सवाल में लगा दें, सवाल का आंसर आ जाएगा। जरा एक और 2 इंटू, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, गुणा 7, आर की वैल्यू कितनी है? 7 और प्लस के 14। 7 से 7 कर 22 दूनी कितने होते हैं? 44। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप डायरेक्ट बेसिक से ही सवाल कर सकते हैं, कोई ना टेक्निक की ज़रूरत है। तो 14 और 7 कितने होते हैं? 21। 21 चौक 84 होते हैं, 84 के 4 हासिल के 8, 21 चौक 84, 84 और 8 92, 924। और जब हम आयतन ने क्या निकाल रहे हैं, हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये 6 16 9 24 कि बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल याद कीजिए, अगर घन को काट के निकालेंगे तो इसका आंसर कितना रहेगा? 924। तो इस सवाल का आंसर इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो 924 कहाँ है हमारा? ये। ठीक है। अगला सवाल है आपका, 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या में 53 में से घटाया जाता है। 50 संख्या थे टोटल और हर संख्या को 53 में से घटाया जा रहा है। कितने में से? तो मैंने मान लिया कि 50 संख्या थी टोटल, उनमें 53 में से घटाया जा रहा है। मान लो 53 में से घटाने वाली संख्या वो x है, हर संख्या को, है ना। और प्राप्त संख्याओं का माध्य कितना है? -3.5 है। तो माध्य इसका जो निकल के आया वो कितना आया? -3.5। इस प्रकार सवाल को लिख दिया मैंने। तो नया माध्य यहाँ लिखा जाता है और जो संख्या जिसमें से घटाई जा रही है वो यहाँ, और पुराना माध्य ही। तो जरा मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, इसको इधर लेकर आऊँ, तो जरा ये हो जाएगा x बराबर 53 प्लस के 3.5। तो x बराबर 53.5, 53 3.5 जोड़ोगे तो कितने हो गए? 53 और 3 कितने हो गए? 58, नहीं 56, सॉरी 56.5 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 53 56 0.5 पीछे थे, तो 56.5 इस सवाल का आंसर है। ये आसान सवाल था कि माध्य निकालना था हमें केवल, तो माध्य इस प्रकार निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये है कि 10 प्रेक्षणों में 5 9 14 15 x + 1 2x - 3 26 कितनी है टोटल? 10 है। तो इसका मतलब उसने लास्ट में पूछा क्या है? x का मान चाहिए मुझे। अगर मैं 10 प्रेक्षण है तो अगर मुझे उसका माध्य निकालना है या एवरेज निकालना है, तो इसका मतलब है कि आगे की संख्या 4 4 हटा दिया, पीछे की दोनों का इस्तेमाल किया जाए। और उसने ये भी कह दिया आरोही क्रम में ऑलरेडी हैं, तो इसका मतलब बीच की जो संख्या है उनको पकड़ लिया जाए। बीच की संख्या कौन कौन सी? 1 2 3 4 को हटा दिया हमने, पीछे 4 को हटा दिया, 1 2 3 और 4। तो आगे की जो संख्या, बीच की जो संख्या थी x + 1 और प्लस बीच की और कौन सी? 2x - 30। इन दोनों को पकड़ा मैंने और मैंने कितने का? 2 का भाग लगा दिया। ठीक, जरा देखना x और x जब भी ऐसे सवाल आए, अब बीच की अगर नॉर्मल संख्या होती तो हम पता ही कर लेते आरोही क्रम में। अगर वो ऑड में दे देता, इवन में ना देकर 10 की जगह 9 लिखे होते तो बीच की तो पता चल जाती ना हमें, तो तुरंत हम माध्य पता कर लेते। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी इवन वाली आए तो बीच की दोनों पकड़ो और आधा कर दो, वहाँ से हम माध्य निकाल सकते हैं। और उसका आंकड़ों का माध्य कितना है? 24 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जरा देखना x और 2x कितने हो गए? 3x। 13 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12। और 24 का 2 में 24 गुणा कर दे तो कितनी हो गई? 48। 24 दूनी 48। अब 12 उधर ले जाए तो 3x बराबर कितने हो? 12 और 48 60। तो 3 से 60 कट जाएंगे, कितनी बार? 3 दूनी 6 20 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा? 20। और इस प्रकार सवाल का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 20। तो कितना आसान था सवाल को करना,
हैं पूरे को सबको ऐड करके 10 का भाग ना लगाने की बजाय केवल हम बीच को पकड़े, जो कि आर क्रम में ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, और दोनों को जोड़ के आता गया, बराबर बात है तो उसको लगा दिया और मल्टीप्लाई करके सवाल का आंसर आ गया। थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन आनी चाहिए हमें, तभी हम सवाल को कर सकते हैं। जैसे लिखा है, अगला सवाल है, एक मैदान में 44 गायें 9 दिनों में चर सकती हैं। कितनी गायें? जब भी ऐसे सवाल आए चरने वाले या खेती वाले काम वाले, 44 गाय की बात कर रहे हैं। जरा देखें, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये जी इसे बोलते हैं M1 D1 वाले सवाल। 44 गाय 9 दिनों में चर सकती हैं। अब विराम चिन्ह लग गया तो इसका मतलब बराबर लग गया। अब कहानी दूसरी शुरू हो गई हमारी। इसी मैदान वही था, कितनी कम गायें 12 दिनों में चर सकती हैं। कितनी कम गायें 12 दिनों में, तो दिन तो है ना, गाय हमें निकालनी है। गाय की जगह पर जहाँ गाय थी पहले, तो वहाँ गाय की जगह पर गाय x मान लिया। दिन थे, ये दिन की जगह पर हमने कितने दे रखे हैं? 12 तो लिख दिया। जरा देखना, 3 3 9 होती हैं, 3 चौक 12 होते हैं, 4 से 44 कट जाएंगे कितनी बार? 11 बार। 11 गुणा 33 में 3 में करेंगे, 33 आ गया, तो x बराबर कितनी? 33। अब उसने कहा 12 दिनों में कितनी गाय, तो पहले कितनी थी? 44 थी। अब कितनी है? 33। तो 44 माने 33, बची कितनी? 44 में से 33 घटा दें, कम पूछा है ना उसने, 4 में 3 गए 1, 4 में 3 गए 1, तो कितने? 11। तो 11 कम गाय जो इस खेत को ख़त्म कर देंगी, फिनिश कर देंगी। तो 11 कितनी गाय थी? 11 गाय कम। इस सवाल का आंसर है। तो मैंने जैसे सवाल किया वैसे ही आप सवाल कर सकते हैं एग्जाम में। जो बोला गया सेंटेंस को विराम से लगाया, जो जहाँ बोला है, जैसे गाय बोला तो गाय के बराबर लिखा है मैंने, दिन तो दिन के बराबर लिखा है, बराबर लगाने के बाद। और जो डिमांड की सवाल ने उसको हमने पूरा कर दिया। सवाल नंबर अगला ये है कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या को अनुपात दे रखा है 3:2, और उसने बोला है कि 20 और पुरुष के अनुपात उलट गया, पुरुष और आ गए 20, तो स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या था? तो जब भी अनुपात के सवाल आए, रेशियो के सवाल आए, तो ज़रा हमें पता चल गया है कि स्त्री और पुरुष, तो स्त्री पहले और पुरुष बाद में, तो इनका अनुपात दे रखा है कितना? 3:2। ये फीमेल का है और ये मेल का है, ठीक। अब जरा देखना, ये फीमेल का अगर अनुपात कितना है, वैल्यू मान ली मैंने कितनी? 3, तो हमेशा ये जो नंबर कट रहे होंगे वो 3 से ही कटेंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि फीमेल का जो रेशियो देखा है वहाँ हमने मान ली वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 से कटने वाली ना 16 है और ना 40 है, बचे कितने? 24 और 36। इनमें दो में से एक आंसर हो सकता है। तो ज़रा देखना, ये 24, अगर मैंने मान ली कि फीमेल कितने हैं? 24 है, और मैंने मान लिया तो ये 24 है, और मेल मान ली कि 20 और पुरुष आ जाना है, तो 20 मैंने कहा पुरुष आ गए। तो इनका रेशियो देखना, 6 चौक 24 होते हैं, नहीं 4 6 24 होते हैं, और 4 5 20 होते हैं, 6:5 हो रहे हैं, ठीक। अब तो उसने कहा 20, ये 3:2 था, एक धार्मिक आयोजन में 20 और पुरुष आ गए, तो पहले कितने थे हमारे पास? मान लो कि 2 का रेशियो था, अब कितने हमारे पास? कि हमारे पास 20 और आ गए एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये तो है ना, तो इसका मतलब इससे पहले जो हमारे पास और कुछ रहे होंगे, तो पहले तो हमने इतना पता चल गया 2 आंसर हो सकते हैं, इतना पहले पता करा। और 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट जाता है, तो 20 और पुरुष आ गए तो अनुपात उलट गया, 3:2 की जगह कितना हो जाएगा अनुपात? 2:3। ये लाइन को ना पढ़ने पर ध्यान देते, पलट दिया, उलट दिया या पलट दिया, ये हो गया उलट, ये उलट दिया। अब अनुपात कितना हो गया? 2:3 हो गए। या फिर अब एक चीज़ को सेम बना दें आप, तो सवाल को कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, या फिर अब मेल थे ना, या यहाँ पर मेल कितने, यहाँ पर ये फीमेल है, उलट दिया, ये फीमेल हो गए 20 और पुरुष आने पर, और ये यहाँ पर मेल कितने हो गए? 3 हो गए, पहले 2 थे। अब मेल को अगर मैं सेम बनाना चाहूँ तो इसमें कितने गुणा कर सकता हूँ मैं? यहाँ 2 का और यहाँ पर 3 का, ऐसे काम कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये ऐसे बन जाएगा, 3 दूनी 6 हो गए, और यहाँ देखें 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 3 6, अब समान हो गए, तो पुरुष समान हो गए। इसका मतलब ये है कि 6 6 ये समान हो गए। तो उसमें बोला स्त्रियों की संख्या याद करनी है, हमें कितनी, किसकी याद करनी है? स्त्रियों की संख्या कितनी होगी। तो 6 जो ये समान वैल्यू आई है हमारे पास, ये 4 और यहाँ कितनी 9, तो इसका मतलब है तो फीमेल कितने आए हमारे पास? 4, तो 4 से ही कटने वाली संख्या होगी है। अगली जो नंबर है हमारे पास 24, तो 4 से हम 24 काट सकते हैं, 4 से 24, 4 से 36 भी कर सकते हैं। लेकिन अनुपात हमारा सेम है कि नहीं, पहले ये चेक करो। तो अनुपात कितना था हमारा? 3:2, और 20 पुरुष और आ गए, तो इसका मतलब है कि 20 पुरुष आने पर अनुपात में कुछ तो बदलाव हुआ होगा। तो पहले 24 मान ली मैंने, एक अनुपात 24 रखा है स्त्री की वैल्यू, और 20 ही आ गए, ठीक।
तो यहाँ से हमने काटा तो 4 6 24 आए थे और 4 पंजे 20 आए थे, तो 6:5 आ रहा था, जो कि हमारा अनुपात नहीं बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ 20 पुरुष और आ गए हमारे पास, तो इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है, ये सोचने के लिए हमने कि हमें इनमें फिर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 का इसमें कर दिया, तो एक को हम समान बना लें, और समान बना लिया फिर इसको वैल्यू को काट के 20 और पुरुष आने से अनुपात उलट गया है, 20 और पुरुष आ गए थे तब उलट गया है। तो अनुपात इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी था तो हमारे सवाल में। तो इस प्रकार ये 3 से कटने वाले 24 और 36 हैं। अब आगे इनमें बना के आप सवाल को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक धार्मिक आयोजन में और पुरुष और स्त्रियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2 था, 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया। स्त्रियों की संख्या बतानी है, तो 24 है कि 36, ये तो पता करना था हमें। तो जरा अब हमने पता कर लिया कि अनुपात इतना है, तो अनुपात में तो जब भी पहले था और बस उलट गया या पलट गया था तब भी इतना ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो लेकिन फर्क आया केवल 20 के आने से, 20 के आने से। तो जब मेल जो थे 20 आ गए, यहाँ पर 2 की जगह पर और प्लस के कितने को जुड़ गए हमारे पास, 20, तब बदला है। तो इसके लिए आप सीधे बेसिक तरीके लगा सकते हैं यूँ करके। पहले कितना था, 3x/2x, ठीक, और इसमें पुरुष 20 और आ गए और अनुपात कितना हो गया, 2/3, इतना हो गया अनुपात। अब सवाल को कर सकते हैं आप, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सवाल का आंसर आ जाएगा और यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकालें और पता कर देंगे, यहाँ पर पुट कर दें कि कितनी स्त्री थी कितने पुरुष थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये है कि 3 अशून्य वास्तविक संख्या ABC, ये सवाल स्वयं करेंगे, होमवर्क के लिए मान लिए सवाल है, ठीक। 3 अशून्य वास्तविक संख्या ABC के लिए यदि A/2 B/3 C/4 बराबर इतना दे रखा है तो K का मान ज्ञात कीजिए। A/2 सबको 1 के बराबर मान लें, A/2 बराबर है 1 के, B/3 ये भी 1 के बराबर मान लें और C/4 ये भी 1 के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ से A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ से B की वैल्यू 3, और यहाँ से C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ये 2 3 4 जो वैल्यू आई है वो पुट करते हैं कहाँ पर, यहाँ पर, और इसके भी बराबर, तो 2 × 2 माइनस 3 × 3 प्लस 5 × 4 अपॉन के हैं, और इसको भी बराबर 1 के मान लें, तो सबको 1 के बराबर माना है। तो 2 दूनी 4 तो ये हो गए, 3 3 9 ये हो गए, और 5 20 ही हो गए। तो 4 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 5 20, तो इस 20 में से 5 जाएंगे तो कितने, 15 बचेंगे, और के कम के, तो के बराबर आएगा आंसर कितना, 15। तो इस सवाल का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 15। इस प्रकार हम सवाल को कर सकते हैं। शायद आ रही हो बात समझ में। 22 के बाद अगला सवाल देखें, 23वां। ए और बी कोई दो समुच्चय हैं और A - B बराबर A हो तो A इंटरसेक्शन B कितना होगा। मैंने कहा था कि जब भी माइनस करते तो A के अंदर कोई भी जो एलिमेंट बच रहे हैं वही सवाल का आंसर होता है। जैसे कि मैंने कहा A के अंदर कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, और मैंने कहा B के अंदर जो एलिमेंट है वो है हमारे पास 3 4 5। A - B करना तो जरा 3 से 3 कट जाता, बचा कितना है, केवल 1 और 2। तो A के जो एलिमेंट है वो कितने आए हमारे पास, 1 और 2 आए, है ना। और A इंटरसेक्शन B जो हम निकालेंगे, A इंटरसेक्शन अगर B निकालेंगे, दोनों कॉमन कौन सा होगा हमारे पास, 3, केवल यही। तो इसका मतलब है जो 3 जो निकल के आया हमारे पास, तो A से तो एलिमेंट है नहीं, तो कुछ नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना रहेगा, 5। जब कुछ नहीं बचेगा वहाँ क्या बच रहेगा, 5। A और B दो समुच्चय, A - B बराबर A है, बराबर कितना A, तो A इसके बराबर है। तो इसमें मैंने इंटरसेक्शन में लगाया तो हमारा 3 बच रहा है, जो कि A - B में नहीं आ रहा था इसके अंदर। तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा हमारा, 5। तो A इंटरसेक्शन इसके अंदर की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर नहीं आएगी। इस प्रकार आंसर हम निकाल सकते थे, 5 इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल है हमारा, यदि समीकरण x² - bx + c = 0 के दो मूल क्रमागत हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है कि यदि समीकरण x² - bx + c = 0 के मूल दो क्रमागत पूर्णांक संख्या हैं तो b² - के 4c क्या होगा। तो इसके दो क्रमागत जो मूल हैं, तो ऊपर वाले सवाल का आंसर कितना आया था, 5, ठीक है, एम्प्टी सेट आया था। क्योंकि उसने कहा था कि A - B तो 1 और इसमें 1 2 आ रहा था, उसमें कॉमन 3 आ गया, तो कुछ मैच नहीं खा रहा था, इसलिए एम्प्टी सेट के मूल दो क्रमागत पूर्णांक संख्या है, कितनी, दो क्रमागत पूर्णांक संख्या। तो कोई भी अपने दिमाग में दो क्रमागत पूर्णांक संख्या मान लो, जैसे कि मैंने मान ली 2,3 है, और आप भी मान सकते हैं अपने, मैंने 2,3 मान ली। अब संख्या है तो जरा x² - bx, तो b² - 4ac का मतलब क्या होगा। तो मैंने जरा जब 2 और 3 मानी, 2 और 3,
अगर हम इनके मूलों का योगफल निकालें तो कितना आएगा, 5 आएगा। अगर इनके मूलों का गुणनफल निकालें तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। योगफल ये अल्फा प्लस बीटा निकल के आएगा और ये अल्फा इंटू बीटा निकल के आएगा। अब उसने कहा बी स्क्वायर माइनस 4c ज्ञात कीजिए। जरा बी स्क्वायर माइनस 4c में लगाए हम। बी की वैल्यू मैंने मान ली कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, 4 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 4 6 24 और 25 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1। तो हमारे इस सवाल का जो आंसर रहेगा कितना रहेगा 1। जब भी ऐसा कोई सवाल आए एग्जाम में बी स्क्वायर माइनस 4c पूछा जाए तो ज़्यादातर 90% सवाल के आंसर हमेशा और हमेशा बनी रहेंगे। तो आप इतना याद रखें, ऐसे सवाल पे एग्जाम पूछेंगे 2 क्रमागत पूर्णांक की बात करी जाए तब, तो ये बात याद रखें आप जो मैं बता रहा हूँ। अगला सवाल आपका ये है, 2 संख्याओं का मासा और लासा 13 और इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो मासा और लासा वही वाला फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM इंटू HCF जो हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। इस फॉर्मूले पर डिपेंड सवाल था, तो डायरेक्ट हम काट भी सकते थे, तो ज़रा 13 से काट दें। 13 निम्मा 117 होते हैं, तो 9 से इसे सीधा सीधा काट दें फॉर्मूले में लगा के, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो कितना आंसर आ जाएगा 221। तो ये तो आसान सवाल था, आप कर सकते थे। तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए जल्दी सवाल करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा तो आपको ये लिखने की आवश्यकता है नहीं, सीधे काट लो और सवाल का आंसर आपके सामने। एक और सवाल है आपका 26, a प्लस के 2 और a प्लस 4 अभाज्य संख्या है, तो a का मान कितने मान संभव है। कैसी है अभाज्य संख्या है, तो a बराबर कोई वैल्यू मान लें आप, मैंने 2 मान ली, तो इसका डिफरेंस कितने का 2 का ये, तो अगली कितनी आएगी 4 आएगी, अगली कितनी आएगी हमारे पास 6 आएगी। ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, इसे हटा दिया। फिर हमने अगली एक और वैल्यू मान ली, 3 मान ली, 3 और 2 कितनी होती 5 और 3 और 4 कितनी होती 7। तो हमारे पास 3 5 7 तीनों ही कैसी संख्या है हमारे पास, केवल और केवल प्राइम नंबर हैं ये तीनों। तो एक एक कितने मान संभव है हमारे पास, 1 3 5 7 है, तो एक ऐसी ही वैल्यू है 3 5 7 का ये जो नंबर है जो संभव है, और कोई हमारे पास ऐसी वैल्यू संभव नहीं है। इस पूरे हमारे पास ट्रिपलेट्स के अंदर 3 5 7 हैं जिनका डिफरेंस 2 का रहता है, अदरवाइज ऐसा कोई मान संभव नहीं है। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, एक एक कितने मान संभव है, तो एक एक कितने मान, एक ही मान संभव है। अगला सवाल है हमारा 15, 27 सवाल है हमारा, 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो हमें लगभग 100 तक तो इसके याद होनी चाहिए। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि अगर पीछे अगर किसी भी ऑड नंबर के पीछे 0 आते तो वो कभी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक। और कभी इवन के पीछे 9 आ रहा है कि 1 3 हमारे पास, अगर बात करें 7 8 की, तो अगर पीछे नंबर आ नहीं सकते ये भी नहीं हो सकता, ये किसी का होता ही नहीं परफेक्ट। तो 9801 और सीधा सीधा हमें याद होना चाहिए, 9801 इस सवाल का आंसर होना चाहिए। इस प्रकार हम सवालों को कर सकते हैं कि 9801 हमारे पास क्या परफेक्ट स्क्वायर। अगर फिर भी याद नहीं है 4 अंकों की बड़ी संख्या, ये तो बहुत छोटी हो गई थी 1899 वाली। अब इनमें से देखना था 9801, मुझे पता था कि स्क्वायर होता है ऑलरेडी, अब कितने को है ये पता करना है आपको और कैसे निकालना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जो लिख दें 1 2 3 4, पहले तो ऑप्शन से करके देखें कौन सा हो सकता है, दिमाग में हमें परफेक्ट स्क्वायर आने चाहिए। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे यूँ करके, तो लास्ट में जो भी नंबर बचेगा उसमें से घटाते हैं एक्स्ट्रा जो नंबर है, वही सवाल का आंसर आ जाएगा। ऐसा एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको पर याद होना चाहिए। और बड़ी संख्या पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर चेक करना आना चाहिए, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर चेक करना आता है तो सवाल का आंसर करना बहुत आसान है। अगला सवाल है नीचे 28, x की पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो x माइनस 1 है ना, इससे भाग देना, तो इसका मतलब x का मान हो कितना गया, x बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितने 1, और 1 जब सवाल में लगाएंगे तो यहाँ कितना जाए 1 की पावर 13 मतलब की और प्लस के 1, तो 1 पर कुछ भी लगा तो 1 ही आता है। 1 प्लस 1 बराबर कितने 2 होते हैं, तो 2 सवाल का आंसर। ये तो आसान सवाल था। अगला सवाल है हमारा 29, यदि a व b समुच्चय हैं और c के रिक्त उपसमुच्चय हो तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b बराबर है। तो ऐसे सवालों के लिए जैसे सवाल आए, पहले इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यूनियन का मतलब है सबको साथ लेना। ये यूनियन का साइन है और ये इंटरसेक्शन का साइन है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन के जो साइन होते हैं, इनका यूनियन का मतलब होता है टोटल सभी जो अवयव हैं दोनों में उनको लेना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन अवयव को लेना, इंटरसेक्शन।
अब ऐसा सवाल आया तो आपको कुछ एग्जाम्पल मान लें, जैसे ए और बी की। ए बराबर मान ली मैंने कोई मान लो एलिमेंट है 1 2 3, तो बी बराबर कुछ मान लें 2 3 4 5 या 2 3 4 मान लें आप, इतना ही काफ़ी है। और इनको जब चेक करके पुट करके देखें तो पहले तो आप बी ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो जरा देखना 3 और 2 कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, कॉमन कितना है 2 है और 3, ये 2,3। अब मुझे ए यूनियन के साथ चाहिए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी चाहिए हमें, तो 2 और 3 तो आएंगे लेकिन टोटल हैं वो भी आएंगे। टोटल कौन कौन से, 1 2 3 4 था, तो टोटल इसका मतलब है कि बी के अंदर जो एलिमेंट थे वो भी आ रहे है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 2,3 तो ये है हमारे पास, और इसके अंदर के ए के एलिमेंट कितने हमारे पास 1 2 3 1 2 3, और ए इंटरसेक्शन कितने आए हमारे पास 2,3। अब इसमें टोटल जो एलिमेंट है ए के तो एलिमेंट सारे इसी में 2,3 इसी में आ रहे हैं, तो आगे वाला ही पार्ट तो हमारा, इसका मतलब टोटल एलिमेंट आगे वाले पार्ट में ही, तो ए के अंदर ही सारे एलिमेंट जो है जो ए इंटरसेक्शन के एलिमेंट आए। तो इसका मतलब है कि सवाल का आंसर अगर निकालना होता तो केवल ए ही इस सवाल का आंसर आएगा, एक ही सारे एलिमेंट हैं उसमें। इस प्रकार हम सवाल कर सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल मान के आप सवाल कर सकते हैं एग्जाम में। एक गांव की जनसंख्या पृथ्वी से 5% बढ़ जाती है, वर्तमान उस गांव की जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व पीछे का पूछा है जनसंख्या क्या थी, तो पृथ्वी से कितनी बढ़ रही है 5% बढ़ रही है। तो आप कुछ ना करें, सवाल में ऑप्शन उठाएं। मान लो मैंने पहला ऑप्शन उठाया, पहला है 4000, कितनी बढ़ रही है 5%, तो गुणा 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो तो 5 चौक 20, मतलब कि 200 हो गए। फिर अगली साल फिर तो टोटल कितने हुए 4000 और 200 तो 4200 हो गए। 4200 2 साल की बात है तो फिर 5% फिर बड़े होंगे, ये 5 है, 2 जीरो 2 जीरो, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो 10 तो कितने हो गए हमारे पास 410 हो गए। 410 क्यों 210, 210 तो 5 दूनी 10 का जीरो हासिल के 1, 5 चौक 20 और 1 21, 200 और 210 कितने हो गए हमारे पास, टोटल जो हो गए हमारे पास 410 हो गए। और 4000 हमने माना था, 4410 क्या यही वैल्यू है इसकी, हाँ यही है, तो सवाल का आंसर यही है। अगर ये नहीं आते फिर अगला उठाते, हम अगला निकाल के देख लेते, फिर अगली नहीं आती फिर अगला उठा दे, ज़्यादातर 1 2 में निकल आता है, और थोड़ा सा अंदाज़ा लगा देते हैं कि इसमें कितनी आएगी, प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने आज की क्लास में टोटल प्रीवियस ईयर के जो सवाल थे 2021 में यूपी टेट हुआ था, वहाँ के टोटल हमने 30 सवालों को करने का अभ्यास किया है। इनमें से कुछ सवाल अलग अलग टुकड़ों में हो सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में इन सवालों को कैसे करेंगे हमने आज की क्लास में जाना है कि शॉर्ट मेथड ईजी मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ पर हमें लगाना है कि रेशियो वाला मेथड, कहाँ पर हमें लगाना है कि केवल ऑब्जेक्टिव को देखें, कहाँ हम दिमाग में केवल फॉर्मूला है फिर फॉर्मूले में कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो ये आपको सीखना है, प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी, और मेरे साथ बने रहें। और आप अपने कमेंट करना किस टॉपिक और वीडियो बनानी है, कैसे सवाल लेकर आने हैं, तो जो समझ में नहीं आता है वो पॉइंट बताएं। और फिर मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।